सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल की खुली धमकी, कहा ईरान पर अकेले करेंगे हमला। ईरान में हाई अलर्ट, दुश्मन की एक गलती पर भारी जवाब देने की तैयारी। ईरान में बहुत बड़ा सियासी जल्जला, रिफॉर्म फ्रंट की चीफ गिरफ्तार, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के साथियों पर गद्दारी का इल्जाम। साबिक इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का सीधा हमला, नेतन्याहू को बताया झूठा, कहा 7 अक्टूबर पर झूठ बोल रहा है नेतन्याहू। वेस्ट बैंक पर कब्जे का पक्का प्लान, शिकंजा कसा, इसराइल ने कंट्रोल और ज्यादा गहरा किया। और सूडान पर सऊदी अरब हुआ सख्त, क्या अब सूडान में भिड़ेंगे सऊदी अरब और यूएई? जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। शुरुआत करते हैं इस शो की। हम अकेले हमला करेंगे, ये एक ऐलान है और ऐलान है इसराइल की तरफ से। ईरान पर इसराइल ने एक खुली धमकी दे दी है। जरा खबर को समझ लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के दौरान इसराइल ने अमेरिका को साफ मैसेज भेज दिया है कि अगर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में तय की गई रेड लाइन पार की तो इसराइल अमेरिका का इंतजार नहीं करेगा और अकेले हमला शुरू कर देगा। इसराइली ऑफिशियल्स ने इस वक्त को हिस्टोरिक मौका बताया है और कहा है कि ईरान की लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म करना ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा मौका है, वरना खतरा बना रहेगा। उनके मुताबिक ये कोई लिमिटेड या सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि इसराइल सीधे ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल पर वार करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी जहां ज़ख़ीरा जमा हो रखा है बैलिस्टिक मिसाइलों का, वहां हमला करने की धमकी दे रहा है इसराइल। ये खबर 9 फरवरी को आई और इसी में एक और खबर भी है, वो ये कि इसराइल ने अपने टारगेट्स और स्ट्राइक प्लान की डिटेल्स अमेरिकी हुकूमत के साथ शेयर कर दी है। अंदरूनी सोर्स कह रहे हैं कि अभी ईरान उस आखिरी हद तक नहीं पहुंचा जिसे इसराइल रेड लाइन मानता है, लेकिन इसराइली फौज पीक रेडीनेस पर, यानी सबसे अपनी तैयारी के उरूज पर है। इसका मतलब साफ है, बातचीत अपनी जगह चल रही है, लेकिन मैदान में उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। असल डर यह है कि अगर इसराइल ने सच में अकेले हमला कर दिया तो यह सीधा 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं रहेगी, पूरा रीजन इसमें खिंच सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी भी हमले का जवाब लिमिटेड नहीं होगा। ऐसे में एक स्ट्राइक चेन रिएक्शन बन सकती है, इसके बाद स्ट्राइक पर स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक, यही सब होगा। और गल्फ के अमेरिकी अड्डे, तेल के रास्ते और प्रॉक्सी ग्रुप सब एक्टिव हो सकते हैं। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की टेबल लगी है, दूसरी तरफ जंग का काउंटडाउन चल रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की चाल है या सच में मिडिल ईस्ट एक और बड़े धमाके के किनारे पर खड़ा है। मैंने इस खबर को डिटेल्स के साथ एनालाइज कर दिया, लेकिन 2 चीजें मैं आपको याद दिला दूं। ये जो धमकी इसराइल की तरफ से आई, इसकी टाइमिंग बहुत गजब है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है और जब जब वो अमेरिका जाता है कोई बहुत बड़ा हमला होता है। दूसरी बात, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अमेरिका इसराइल से ही हमला करवाएगा और फिर रिटेलिएट जब ईरान करेगा तो वो इसराइल को बचाने के नाम पर इस जंग में कूदेगा, शुरुआत नहीं करेगा। ये नामा अपने नाम ट्रंप लिखवाना नहीं चाहेंगे कि हाँ किसी मुल्क पर हमला कर दिया। तो ये खेल बहुत गहरा है दोस्त। अगली खबर कहती है कि ईरान के साथ दुश्मन को एक भी गलती भारी पड़ सकती है। तेहरान से यह बड़ा बयान आया है, जहां ईरानी आर्मी के चीफ अमीर हातमी ने यह साफ कह दिया है कि ईरान की फौज, खासतौर पर एयरफोर्स, किसी भी नए दुश्मनी भरे कदम का जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर है। एयरफोर्स कमांडरों के साथ मीटिंग के बाद बोलते हुए हातमी ने कहा कि जून 2025 की 12 दिन की जंग में जो सबक मिला था ईरान को, उसे फौरन लागू किया गया और अब फोर्स मौजूदा खतरे के हिसाब से पूरी तरह तैयार खड़ी है। दोस्तों, मैं इस खबर के आखिर में आपको बनाए रखना चाहता हूं, वहां ही असली सवाल गड़ा हुआ है। हातमी ने सीधे लफ्जों में कहा कि उम्मीद है दुश्मन नई गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर गलती कर दी तो जवाब तय है और उसमें एयरफोर्स बड़ा रोल निभाएगी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रीजन में पहले से टेंशन उबल रही है और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के साथ साथ मिलिट्री मूवमेंट भी तेज है। लेकिन क्या आपने इस बयान में एक लफ्ज पर गौर किया जिसे मैंने बहुत जोर से बोला? एयरफोर्स। यस, ईरान की एयरफोर्स इतनी मजबूत कब हो गई कि वो अमेरिका और इसराइल को मजा चखाने की बात कर रही है।
इसका मतलब है कि हो सकता है कि ईरान की एयरफोर्स को कोई बहुत बड़ी मजबूती या कोई नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट मिल गए हों, तभी ईरान कल से अपनी एयरफोर्स का जिक्र कुछ ज्यादा ही कर रहा है। कल एयरफोर्स चीफ ने किया और अभी जो मैं खबर आपको दे रहा हूं इसमें आर्मी चीफ कर रहे हैं कि एयरफोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है। पिछली बार एक भी फाइटर जेट ऐसे नहीं उड़ा था कि उसने मुकाबला किया हो, लेकिन इस बार ये एयरफोर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी खबर तो अब आई है। ईरान में एक बहुत बड़ा सियासी ज़लज़ला आया है, एक सियासी झटका लगा है। रिफॉर्म फ्रंट की चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के साथियों पर, अलायंस के साथियों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है। ये वही फ्रंट है जिससे खुद प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान आते हैं, रिफॉर्म फ्रंट। ईरान की सियासत में जिस ज़लज़ले की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी खबर है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, IRGC ने रिफॉर्म फ्रंट की चीफ अज़ार मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ उसी सियासी फ्रंट के 2 और बड़े लीडर भी उठाए गए हैं, लॉकअप में हैं। सरकारी लिंक्ड फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी और जुडिशियल अफसरों ने इतवार को यह ऑपरेशन किया। रिपोर्ट कहती है कि मंसूरी, इब्राहिम असगरजादे और मोहसिन अमीनजादे पर इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने कौमी इत्तेहाद यानी नेशनल यूनिटी को निशाना बनाया, लोगों में तिफरके पैदा किए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन के खिलाफ स्टैंड लिया, दुश्मन के प्रोपेगेंडा से तालमेल किया और सिस्टम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ अंदरूनी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की। ईरानी जुडिशरी की मीज़ान न्यूज़ एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि कई अहम सियासी लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन एजेंसी ने उनके नाम खुलकर नहीं बताए। जो मैंने बताया वो नाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान खुद इसी रिफॉर्मिस्ट फ्रंट से जुड़े रहे हैं। इसीलिए ये कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, सीधे सियासी कैंप के अंदर एक जंग मानी जा रही है। अज़ार मंसूरी पहले भी एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी की करीबी सलाहकार रह चुकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, यानी मामला सीधे पावर सर्कल तक जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई अंदरूनी सियासी सफाई मिशन है, सफाई अभियान है, या ईरान में फिर से हार्ड लाइन बनाम रिफॉर्मिस्ट टकराव खुलकर सामने आ रहा है। एक सवाल ये भी है कि अगर गिरफ्तार लोग ईरान से गद्दारी कर रहे थे तो मसूद पेज़ेश्कियान आगे क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, और उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी, क्योंकि इन्हें IRGC ने पकड़ा है। दोस्तों, इसराइल की सियासत में एक बड़ा अंदरूनी ब्लास्ट हो गया, एक बड़ा धमाका। इसराइल के एक्स डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने मीडिया के कैमरे पर नेतन्याहू को सीधा झूठा मक्कार कहा और इल्जाम लगाया कि 7 अक्टूबर के हमले को लेकर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर एक नकली कहानी बनाई ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। इसराइल का एक चैनल है चैनल 12, उसको इंटरव्यू दे रहा था योव गैलेंट, और इस इंटरव्यू में गैलेंट ने कहा कि उसे कभी नहीं लगा था कि उसे स्टूडियो में बैठकर ये सब कहना पड़ेगा कि उसके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके मुताबिक सच यही है कि नेतन्याहू झूठा है। गैलेंट ने इल्जाम लगाया कि जब 7 अक्टूबर के बाद इस्राएली फौज और सिक्योरिटी चीफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, तब नेतन्याहू ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ अपने मिनिस्टर्स को भड़काया और पूरी नाकामी का बोझ उनके कंधों पर डालने की कोशिश की। योव गैलेंट के मुताबिक ये सिर्फ पॉलिटिकल बचाव नहीं बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम को अंदर से कमजोर और खोखला करने वाला कदम था। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस हमले की 7 अक्टूबर के हमले की जांच को लेकर स्टेट कंट्रोलर की प्रोसेस चल रही थी, जो भी फिलहाल फ्रीज है, रुकी भी है। और इस्राएली अपोजिशन के लीडर याइर लापिड भी गैलेंट के साथ खड़े दिख रहे हैं, यानी घेराबंदी, गजा की तरह घेराबंदी नेतन्याहू की भी हो रही है इसराइल के अंदर। यानी मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि इसराइल के पावर सर्किल के अंदर भरोसे के टूटने का इशारा है। वेस्ट बैंक पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। वेस्ट बैंक पर शिकंजा कस गया है। इसराइल ने कंट्रोल और गहरा करने का ऐलान कर दिया है, सरकारी ऐलान।
वेस्ट बैंक को लेकर इसराइल ने एक बड़ा कदम उठा दिया है दोस्तों। इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने ऐसे नए फैसले को मंजूरी दे दी है जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इसराइल का कंट्रोल और मजबूत करेंगे और नए सेटलमेंट फैलाने का रास्ता भी साफ कर देंगे, नई यहूदी बस्तियां बनाने का। यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर और कब्जा होने जा रहा है। 1967 से कब्जे में पड़ा ये इलाका किसी भी मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसराइल का मजहबी कट्टरपंथी कैंप इसे अपनी ज़मीन, अपनी बपौती बताता है। इसराइल के सरकारी बयान में अब ये कहा गया है कि कैबिनेट के फैसले वेस्ट बैंक की लीगल और सिविल हकीकत को बुनियादी तौर पर बदल देंगे, वजूद ही बदल देंगे वेस्ट बैंक का। साफ है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं, जमीन पर पावर का नया नक्शा खींचने की कोशिश है। अब सवाल यह है कि क्या ये कदम दो रियासती हल के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा या एक और लंबा टकराव दरवाजे पर खड़ा है। वेस्ट बैंक को रफ्ता रफ्ता कब्जाया जा रहा है। यरूशलेम, अल-कुद्स, वो शहर जहां मस्जिद अल-अक्सा है, उसको बिल्कुल वेस्ट बैंक से काटा जा रहा है ताकि वेस्ट बैंक का इलाका ही ना रहे वो, और इसे पूरी तरीके से पहले कब्जा लिया जाए और मस्जिद अल-अक्सा के बाद उन्हें क्या करना है यू नो वेरी वेल। और वेस्ट बैंक का भी पूरी तरीके से वजूद ख़त्म कर देना है, उसे एनेक्स करने की बात हो रही है, इसराइल में शामिल करने की। बहुत ख़तरनाक खबर है। एक और खबर, गजा को मैनेज करने के लिए बनाई गई नई टेक्नोक्रेटिक कमेटी अभी कागज़ पर ही अटकी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल उसके मेंबर्स को अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। जिसे गजा पर हुकूमत करनी वो अंदर ही नहीं जा पा रहे। रफा क्रॉसिंग पिछले हफ्ते खुल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कमेटी के लोगों को मिस्र से गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि मिस्र और अमेरिका ने मिलकर लास्ट जनवरी तक इनकी एंट्री आसान कराने की कोऑर्डिनेशन कर ली थी, लेकिन अब सारे मेंबर्स मिस्र में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और आखिरी हरी झंडी इसराइल के हाथ में अटकी हुई है। बताइए, कमेटी बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, इजाज़त नहीं दे रहा है नेतन्याहू। क्या चंडू खाना है। ये वही कमेटी है जिसे गजा के सिविल मैनेजमेंट और बेसिक सिस्टम को संभालने के लिए तैयार किया गया था, ताकि जंग के बाद की तबाही के बीच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा हो सके। यानी ज़मीन के हालात ये कह रहे हैं कि गजा की हालत रोज़ बिगड़ रही है। दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खड़ा होना था वो बॉर्डर पर ही फंसा हुआ है। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का बहाना है या गजा के फ्यूचर कंट्रोल को लेकर एक बड़ा पावर गेम चल रहा है? अब सूडान की खबर। सूडान के मामले में सऊदी अरब ने बड़ी सख्ती अपना ली है। आरएसएफ के हमले को, जो लगातार हो रहे हैं हमले, उन्हें सऊदी अरब ने क्रिमिनल अटैक कहा है। और सवाल यह है कि क्या अब यमन के बाद सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव का मैदान सूडान बनेगा? यूएई कहां से आ गया? आइए खबर को समझते हैं। सऊदी अरब ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो सूडान की टेरिटोरियल यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ खड़ा है, और सऊदी ने नॉर्थ के साथ ही साउथ कोर्दोफान में पैरामिलिट्री फोर्स यानी आरएसएफ के हमलों को खुलकर क्रिमिनल अटैक बताया है। बयान में कहा गया है कि इन हमलों में औरतें और बच्चे भी मारे गए, जो हालात की संगीनियत को दिखाता है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने साथ ये भी कहा कि सूडान की जंग को लंबा खींचने में बाहरी दखल बड़ा रोल निभा रहा है, और कुछ पार्टियां लगातार इल्लीगल हथियार, किराए के लड़ाके और विदेशी फाइटर्स अंदर भेज रही हैं सूडान में। बयान में नाम नहीं लिए गए, लेकिन मैसेज साफ था कि ये जंग सिर्फ अंदरूनी नहीं रह गई है, बाहर से इस आग को हवा दी जा रही है। आखिर सऊदी अरब का इशारा किस मुल्क के दखल की तरफ था ये साफ नहीं हो सका, लेकिन शक यूएई पर है। ये रिएक्शन उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आया जिसमें सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया था, और हमने भी आपको बताया था कि नॉर्थ कोर्दोफान में आरएसएफ के एक ड्रोन अटैक में कम से कम 24 लोग मारे गए, जिनमें 8 बच्चे भी थे। और यह हमला उन गाड़ियों पर हुआ जो बेघर फैमिलीज को लेकर जा रही थी। यानी तस्वीर यह है कि 3 साल से जल रही सूडान की जंग अब भी ठंडी नहीं हुई है, बल्कि ड्रोन, मिलिशिया और विदेशी दखल के साथ और ज्यादा ये उलझती चली जा रही है। सवाल वही है, क्या रीजनल ताकतें इस आग को बुझाएंगी या ये जंग और फैलने वाली है? और क्या सूडान की ज़मीन पर हम सिर्फ सूडानी आर्मी और आरएसएफ को लड़ते हुए नहीं देखेंगे? क्या हम फिर से सऊदी अरब और यूएई को इस ज़मीन पर भिड़ते हुए देखने वाले हैं यमन के बाद? हम देखेंगे।
एक खबर ये है सीरिया की कि सीरिया में जो है वो ठंड की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से इस कदर सैलाब आया कि उसमें 3 लोग मारे गए उस सैलाब में। नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है सीरिया का इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश से मुतासिर है। 2 बच्चे इस जो है वो इन 3 लोगों में मारे गए हैं और ये संडे को सब कुछ हुआ है। सीरिया के इदलिब रीजन में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ख़ास तौर से जो कोस्टल प्रोविंस है लताकिया, वहाँ भी जो है वो हालात ठीक नहीं हैं। इसके अलावा एक और ख़बर ये है और ये ख़बर मुझे कल रात लेनी थी, किसी वजह से नहीं ले सका। मेडिटेरेनियन सी में जो बंदरगाह आते हैं, वहाँ पर कुछ 20 बंदरगाह ऐसे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की हमायत में, फ़लस्तीन से अपनी हमदर्दी दिखाने के तौर पर उन सब ने हड़ताल कर दी, उन सब ने स्ट्राइक कर दी, जो बंदरगाह पर काम करने वाले हैं उन लोगों ने। तो ऐसे लोग लगातार अपना सपोर्ट फ़लस्तीन के लिए शो कर रहे हैं, अपनी सैलरी, अपनी छुट्टी गंवाते हैं, अपनी नौकरी भी दांव पर लगाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन का साथ नहीं छोड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।